Hello students, Jai Swaminarayan. Today we start with new chapter, basic concept of green building and smart cities, unit number 4, chapter number 9. Since the early 19th, green building has attracted a worldwide attention as the public concerns about the impact of construction industry on the human health. तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से जो भी ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट होता है, एनर्जी का यूज ज्यादा होता है, ओके, और जो एनर्जी का यूज होने से क्लाइमेट पे चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो ये उसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया है ग्रीन बिल्डिंग का। ओके, तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, दैट इज यूएसजीबीसी रिसर्च कमिटी 2008. Okay, there are many definitions of green building. A green building is an environmentally sustainable building. ओके, तो एनवायरमेंट को इफेक्ट नहीं करती है, इस तरह की बिल्डिंग होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन बिल्डिंग। डिजाइन, कंस्ट्रक्टेड, ऑपरेटेड, मिनिमाइज द टोटल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। दैट मीन्स एज उसका कंस्ट्रक्शन भी ऐसा होता है, डिजाइन उस तरह से किया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन इस तरह के से किया जाता है, उसका ऑपरेशन जो भी अंदर करते हैं उससे एनवायरमेंट पे मिनिमम इम्पैक्ट पड़ता है। Okay, the US EPA says green building is the practice of creating the structures and using the processes. तो आपको स्ट्रक्चर जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसका जो प्रैक्टिस होता है, ओके, स्ट्रक्चर जिस तरह से क्रिएट कर रहे हैं उसका जो भी प्रोसेसेस होता है वो एनवायरनमेंट को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़, उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके, the US EPA says the green building is the practice of creating the structures and using the processes that are environmentally responsible and resource efficient throughout a building's life cycle, from to design, construction, operation, maintenance, renovation and deconstruction. तो ये सब प्रोसेसेस जो भी होती है वो रिसोर्स एफिशिएंट होता है, उसमें रिसोर्सेज का कम यूज होता है, एनवायरमेंट को बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसकी सब प्रोसीजर जो ऑपरेशन में, कंस्ट्रक्शन में, डिजाइन में, मेंटेनेंस में ऐसे प्रोसीजर हम यूज करते हैं जिससे एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दिस प्रैक्टिस एक्सपांड्स एंड complements the classical building design concerns of economy, utility, durability, comfort. Green building is also known as sustainable buildings, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। हमने सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पढ़ा था, ओके। तो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो हम रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करें कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन है वो प्रॉपरली यूज कर पाए, क्लीन एनवायरनमेंट का यूज, जो भी हमारे रिसोर्सेस है, ओके, नेचुरल रिसोर्सेस का वो यूज कर पाए, इस तरह से हमें यूज करना है, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, वो हमने आगे पढ़ा था, ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज में पढ़ा था। ओके, तो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, हाई परफॉर्मेंस कंस्ट्रक्शन और हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग। Green building has become a new building philosophy, pushing the application of the more environmentally friendly materials. तो आप मटेरियल का भी environment friendly material है उसका आप यूज करो, and the implementation of the strategies to save the resources, जो भी हम resources यूज करते हैं उसको हम सेव कर पाए, इस तरह से आपको टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है। ग्रीन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हम वैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम करें जिससे जो भी हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उसका हम मिनिमम यूज कर पाए। Okay, the implementation of the strategies to save the resources and lower waste consumption, okay, lower waste हो, and the improvement of the indoor environment quality, जो भी indoor environment quality है घर पे जो भी atmosphere हो वो अच्छी रहे, okay, and among the others. Green building is the practice of increasing the efficiency with which the buildings use the resources, energy, water, materials while reducing the building impacts on the human health and the environment. That means जो भी आप ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया है अभी, तो उसकी वजह से जो भी हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे, एनवायरनमेंट पे कम इम्पैक्ट पड़ता है, हम रिसोर्सेज का भी मिनिमम यूज करते हैं, और जो भी अंदर प्लानिंग जो भी करते हैं बिल्डिंग में वो इस तरह से करते हैं कि हम जो भी रिसोर्सेज है उसको सेव कर पाए, उसका वेस्टेज ना करें। ओके, दैट इज द
नॉट क्रिएटिंग एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, जो भी हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम है वो सब बैलेंस रहे, वो सब ध्यान में रख के हमें ग्रीन बिल्डिंग प्लान करना है। ओके, ग्रीन बिल्डिंग का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो भी आपके पास रिसोर्सेस है उसका एफिशिएंट आप यूज करो। ओके, और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, जिसकी वजह से जो भी एनवायरमेंट में इफेक्ट पड़ रहा है वो ना पड़े। ओके, दैट इज ग्रीन बिल्डिंग, दैट मीन्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से जो भी एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कम पड़े। ओके, ये मेन टॉपिक, ये मेन डिस्कशन इसमें है। ओके, the main objectives of the green building is to reduce the overall impact on the environment and on human health by minimizing the usage of natural resources and to maximize the benefits obtained using the natural elements. This can be achieved by the following ways: to minimize the use of energy, water and other resources, to reduce the waste, pollution, environmental degradation, to provide advanced mechanical ventilation system, to increase airflow and reduce the component contact with airborne diseases. Okay, then to select the proper building materials that has low toxicity, then to enhance the interior lighting quality by increased use of daylighting to reduce the energy demands and to increase the visual comfort। दैट मीन्स आपको नेचुरल लाइटिंग का यूज करना है, उस तरह से आपको मकान का प्लानिंग या हाउस का प्लानिंग करना है। ओके, और बिल्डिंग मटेरियल का ऐसा यूज करना है जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट ना हो वो, बिकॉज बिल्डिंग मटेरियल जो भी आप कर यूज करते हो तो उसका जो भी वो जहाँ पे भी उसका प्रोडक्शन होता है उसमें जो भी केमिकल्स वगैरह यूज होता है तो उससे टॉक्सिसिटी वगैरह क्रिएट होता है। तो हमें बिल्डिंग मटेरियल ऐसा यूज करना चाहिए जिससे टॉक्सिसिटी ना फैले। टू प्रोवाइड अटेंशन टू द कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस operation of the buildings to reduce the built up of the microbial agents। तो हमें कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस और ऑपरेशन में ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी माइक्रोबियल एजेंट्स है वो क्रिएट ना हो। उसके उस वो क्या माइक्रोबियल एजेंट्स है वो क्या करेंगे, तो उसकी वजह से एनवायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा, एनवायरमेंट में फैलेगा और बिल्टअप ऑफ द माइक्रोबियल एजेंट्स जो भी है। माइक्रोबियल एजेंट्स का मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली वो हमारे हेल्थ को ही इफेक्ट करता है, तो ये सब एनवायरमेंट में जाएगा और एनवायरमेंट से हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो ये सब मेन रीजंस है हमें ग्रीन बिल्डिंग क्यों कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। टू बूस्ट द रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस, तो आपको क्या करना है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना है। ओके, उसका यूज ज्यादा करना है। देन टू इम्प्रूव द ह्यूमन हेल्थ एंड कंफर्ट। ओके, तो ग्रीन बिल्डिंग से हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ और कंफर्ट हम ज्यादा ले पाते हैं। दैट मीन्स हमारे हेल्थ हेल्थ ह्यूमन हेल्थ पे जो भी हमारी हेल्थ है उस पे हम वो इम्प्रूव कर पाए। ओके, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स है कि ग्रीन बिल्डिंग से क्या क्या हो सकता है। तो किस तरह से हम ग्रीन बिल्डिंग से हम ग्रीन बिल्डिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है और ग्रीन बिल्डिंग से हम क्या पा सकते हैं, तो वो ग्रीन बिल्डिंग से जो भी हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है वो किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। तो ये सब हमें क्राइटेरिया ध्यान में रखना है कि टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, देन रिड्यूस द वेस्ट, पॉल्यूशन। ये सब करने से क्या होगा, हमारा जो ग्रीन बिल्डिंग का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। The green buildings preserves and restores the surrounding habitat that is vital for the sustaining the life, and then become a net producer and reporter of resources, materials, energy and water. Okay, green building construction and operation ensures the healthiest and most efficient use of land, water, energy and resources। ओके, तो ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन से क्या होता है, हेल्दीएस्ट, दैट इज वेरी हेल्दीएस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ, उससे हेल्दियर वातावरण क्रिएट होता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और इससे एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड, वाटर, एनर्जी एंड रिसोर्सेज, उसका प्रॉपर एफिशिएंट यूज होता है। The location, orientation, landscaping of a building all affect the local ecosystem।
So the location, then orientation, landscaping of the building all affect the local ecosystem. तो फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग है तो उसका लोकेशन कहाँ पे रखते हो, ओरिएंटेशन लोकेशन किस तरह से रखते हो, उसका लोकेशन कहाँ पे है, ओरिएंटेशन किस तरह से है, लोकेशन देन लैंडस्केपिंग ऑफ द बिल्डिंग, लैंडस्केपिंग कैसे करते हो ऑफ ए बिल्डिंग, ऑल अफेक्ट द लोकल इकोसिस्टम, transportation methods and energy use. Sustainability is not a choice but need of the hour. By adopting the principle of green building, we can continue by adopting the principle of green building, we can continue to live in harmony with our environment. तो ग्रीन बिल्डिंग का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ओके, तो हमारे हेल्थ पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और एनवायरनमेंट में भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इकोलॉजी सिस्टम जो भी है वो सेफली चलेगा, जो भी हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस सिस्टम है वो प्रॉपरली चलेगा, ओके, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट ना पड़े, वो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ने से हमारे हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े, वो सब भी हमें देखना चाहिए। फॉर सस्टेनेबल बिल्डिंग्स वेरियस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर सस्टेनेबल साइट डिजाइन। तो हमें साइट डिजाइन कैसे कौन सी साइट सिलेक्ट करनी चाहिए। द की प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल साइट डिजाइन इज टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट एसेट थ्रू द केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ ईच साइट, open space, green habitat, and other valuable parts of the land are used creatively to add more beauty and functionality to the entire construction site. Following factors should be kept in mind: identify and protect the valuable green field and wetland site from the development. तो हमें क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई साइट को आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड प्रोटेक्ट द वैल्यूएबल, जो भी वैल्यूएबल ग्रीन फील्ड है, वेजिटेटिव एरियाज है, ओके, और वीटलैंड साइड है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसमें डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, दैट मीन्स जो भी फॉर एग्जांपल कोई एरिया है तो वहां पे वैल्यूएबल लैंड है, वीट लैंड है, ग्रीन फील्ड वेजिटेटिव एरिया है, तो उसको डिस्टर्ब ना करते हुए, फॉर एग्जांपल कोई जगह पे नेचुरल ग्रीनरी है तो वो एरिया को डिस्टर्ब ना करते हुए दूसरी साइड को, उसके नजदीक के साइड को जहाँ पे वो नेचुरली ग्रीन फील्ड नहीं है या वीट लैंड नहीं है, तो उसको ना डिस्टर्ब करते हुए हमें ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। Evaluate the site in terms of location, orientation of the buildings, and increase the use of solar energy, natural daylighting, natural breeze, and ventilation. Evaluate the site in terms of location. ओके, एंड ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग, आपको लोकेशन ऐसा चूज करना चाहिए, बिल्डिंग का ओरिएंटेशन ऐसा करना चाहिए कि जिसकी वजह से सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूज हो, नेचुरल डे लाइटिंग रहे, नेचुरल ब्रीज एंड वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, तो हमें इस तरह से बिल्डिंग का प्लानिंग करना चाहिए और कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। प्रोवाइड नेचुरल शेडिंग ऑफ द बिल्डिंग्स एंड पेव्ड एरियाज विद ट्रीज एंड अदर लैंडस्केप फीचर्स। प्रोवाइड नेचुरल शेडिंग एंड ऑफ द बिल्डिंग, तो आपको नेचुरल शेडिंग देना चाहिए। प्रोवाइड नेचुरल शेडिंग ऑफ द बिल्डिंग्स एंड पेव्ड एरियाज विद ट्रीज एंड अदर लैंडस्केप फीचर्स। तो आपको इसका कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी नेचुरल शेडिंग है, ओके, वो देना चाहिए। नेचुरल शेडिंग ऑफ द बिल्डिंग्स एंड पेव्ड एरियाज विद ट्रीज एंड अदर लैंडस्केप फीचर्स। तो जो भी रोड्स वगैरह हम कंक्रीट का बनाते हैं उसकी जगह पे आपको क्या करना चाहिए, ट्रीज वगैरह, जो भी एरिया है, पेव्ड एरिया है, उसके आजू बाजू ग्रो करना चाहिए। रोड तो कंस्ट्रक्ट है ही, बट उसके आजू बाजू ट्रीज वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए, लैंडस्केपिंग गार्डनिंग आजू बाजू प्रोवाइड करना चाहिए, ओके। ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ ऑन साइट स्टॉर्म वाटर ट्रीटमेंट एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ ऑन साइट स्ट्रॉम वाटर और ग्राउंड स्ट्रॉम वाटर का मैक्सिमम यूज करें और ग्राउंड वाटर उसकी वजह से रिचार्ज हो, इस तरह से हमें घर में प्लानिंग, ग्रीन बिल्डिंग में प्लानिंग करना चाहिए। Energy efficiency, the energy demand vary over different stages of the construction. The energy consumed by building through the construction phase and later in its life depends on the multiple factors. Due to the high energy demands, it is challenging for the architects, civil engineers and builders to design environment friendly and resource efficient buildings.
ओके, तो हाई एनर्जी डिमांड्स होती है अच्छा बिल्डिंग बनाने के लिए, तो हमें आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर और डिजाइन बिल्डर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली और रिसोर्स एफिशिएंट बिल्डिंग बने उस तरह से हमें ध्यान में रखना चाहिए। द एम is to minimize the adverse effect on the environment through the optimized building design, material selection, aggressive use of energy conservation measures। तो हमें जनरली कोई बिल्डिंग बनता है तो क्या होता है, आप उसके नियर बाय लोकेशन को आप देखना, उसकी वजह से लैंड पॉल्यूट होता है, देन एयर पॉल्यूशन होता है, ओके, देन एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, तो उसकी वजह से एनवायरमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब ध्यान में रख के हमें उसकी क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकती है तो वो ध्यान में रखा हो तो हम ये सब एनर्जी एफिशिएंट जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते समय एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल्स हम यूज करेंगे तो एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी का फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट आपने देखी होगी तो वहां पे एक्सकेवेशन होता है तो वहां पे वो लोग जेसीबी वगैरह यूज करते हैं। तो जेसीबी वैसे तो चलता नहीं है, फ्यूल के बगैर नहीं चलेगा। तो ये सब में क्या होता है, एनवायरमेंट को इफेक्ट तो पड़ता ही है। तो वैसे हम एनवायरमेंट पे इफेक्ट ना पड़े इस इन चीजों का यूज करें जिससे एनवायरमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, डिफरेंट टाइप्स के जो पॉल्यूशन हो रहे हैं वो नहीं होंगे। द एम इज टू मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट थ्रू द ऑप्टिमाइज्ड बिल्डिंग डिजाइन, material selection, aggressive use of the energy conservation measures। तो ये सब ध्यान में रख के हम जो भी एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हम कम कर सकते हैं। मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर लो इम्पैक्ट एनर्जी सोर्सेज। तो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हम ज्यादा करेंगे तो जो भी एयर पॉल्यूशन वगैरह होगा तो वो नहीं होगा। सम ऑफ द एनर्जी सेविंग मेजर्स आर optimize passive solar orientation such that building minimizes the undesirable solar gains during the summer while maximizing the desirable solar gains during the winter month। दैट मीन्स जब भी सोलर एनर्जी का यूज है तो उसका टाइम आप यूज कर लो। ओके, optimize the passive solar orientation such that building minimizes the undesirable solar gain during, यानी बिल्डिंग का डिजाइन आप ऐसे करो को कि आप मैक्सिमम जो भी सोलर एनर्जी है, ओके, बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा करो कि विंटर सीजन में आप सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूज कर पाओ और समर सीजन में आप वो गेन ना कर पाओ, इस तरह से आप बिल्डिंग का प्लानिंग करो। प्रोवाइड प्रॉपर बिल्डिंग ओरिएंटेशन, सेफ डिजाइन, इंटीरियर कलर्स एंड फिनिशेस टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ कंट्रोल नेचुरल डे लाइटिंग। ओके, तो प्रोवाइड प्रॉपर बिल्डिंग ओरिएंटेशन, आपको बिल्डिंग को ओरिएंटेशन ऐसे देना है, शेप, डिजाइन, इंटीरियर कलर ऐसे देना है एंड फिनिशेस ऐसे रखना है टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ कंट्रोल डे लाइटिंग। Provide exterior insulation such as structural insulated panel system, insulated concrete form system for controlling the heat। तो आपको इंसुलेशन सिस्टम भी ऐसा इसके लिए ऐसा फिनिशेस, एक्सटीरियर फिनिशेस लगाना है। ओके, फिनिशेज का यूज करना है कि जिसकी वजह से जो भी साउंड, हीट, वो सब जो उसको इंसुलेट कर पाए। यूज एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, प्रोवाइड कैविटी वॉल्स टू रिड्यूस द हीट इंक्रीज। तो आपको क्या करना है, यूज एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स, एनर्जी का कम यूज हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कम यूज हो, उसी तरह उस तरीके का बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है, वो यूज करना है। प्रोवाइड कैविटी वॉल्स टू रिड्यूस द हीट इनक्रीज। तो आपको कैविटी वॉल भी प्रोवाइड करना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी वॉल है उसमें कैविटी वॉल प्रोवाइड करना है जिसकी वजह से जो भी हीट घर में आ रही है वो ना आए। यूज हाई एफिशिएंसी हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर्स। तो हाई एफिशिएंसी heating, ventilation and air conditioner, chillers, boilers, water heaters, use variable speed drives on fans and variable speed drives on fans and pump motors provide on-site small scale wind or solar based energy generation।
तो यानी सोलर एनर्जी जनरेट करके उसका ही यूज करो। ओके। और एफिशिएंसी वाले जो भी आप घर में एप्लियंसेस यूज करते हो वो ज्यादा एफिशिएंसी वाले हो, जिससे पावर कंजप्शन कम होगा। ओके। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कम होगा। तो इस तरह से आप ग्रीन बिल्डिंग में एनर्जी एफिशिएंसी यूज कर सकते हो। ओके। Water efficiency. Water is a natural resource. All living matters depends on water. What Water conservation is an integral part of energy sustainable construction. Preserve the existing natural water cycle and design site and buildings such that they closely emulate the site's natural pre-development hydrological system. Following points should be kept in mind. The water is a natural resource. वो क्या है? Natural resources है। All living matters depends on water. जो भी लिविंग मैटर है किस पे डिपेंड करता है? दैट इज डिपेंड्स ऑन वाटर। वाटर कंजर्वेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एवरी सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। तो वाटर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वाटर कंजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग नेचुरल वाटर साइकिल एंड डिजाइन साइट एंड बिल्डिंग सच दैट। तो आपको साइट ऐसी सिलेक्ट करनी है कि दैट इज प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग नेचुरल वाटर साइकिल। जो भी हमारे नेचुरल वाटर साइकिल है वो वैसी की वैसी रहे। एंड द डिजाइन साइट एंड बिल्डिंग सच दैट दे क्लोजली emulate the site's natural pre-development hydrological system. ओके। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। दैट मीन्स जो भी वाटर साइकिल है वो वैसे की वैसे रहे, वो डिस्टर्ब ना हो। कई जगह पे क्या होता है, साइट ऐसी होती है तो वहां पे कुछ कंस्ट्रक्ट कर देते हैं वहां पे। तो क्या होता है, जो भी वाटर साइकिल जो भी है, नेचुरल वाटर साइकिल जो भी है, कि हाई लेवल पे से पानी लो लेवल पे फ्लो होता है। ओके। तो वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन उस जगह पे करना चाहिए कि उसकी जो नेचुरल वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके। और हम उसका हम प्रॉपर यूज कर पाए। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि कई जगह पे ऐसा होता है कि भाई जो भी राजकोट की बात करें तो राजकोट में पहले एक एरिया ऐसा था कि वहाँ पे टोटली अंड्यूलेटिंग एरिया है वहाँ पे। ओके। तो वहाँ पे क्या था कि पानी जो भी आता था वो हाई लेवल पे से लो लेवल पे थ्रू ग्रेविटी चला जाता था। तो पानी कंजर्व नहीं होता था। और जो भी एरिया में जो भी उस एरिया के जो लोग थे उसको पानी की तकलीफ थी। तो इन लोगों ने क्या किया, चेक डैम्स वगैरह बीच में कंस्ट्रक्ट कर दिया और चेक डैम में पानी स्टोर किया और अभी यूज कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो भी आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जो भी नेचुरल वाटर साइकिल है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बट आपको यूज ऐसे करना है कि उसका जो भी नेचुरल वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो और उसमें से आप उसका बेनिफिट ले सके। ओके। उसको कंजर्व भी कर सके और उसको उसका बेनिफिट भी ले सके। बिकॉज जो भी पानी है हाई लेवल पे से लो थ्रू केविटी जो भी पानी है लास्ट में तो वो सी में ही जाएगा। तो वो पानी आप यूज नहीं कर पाओगे। ओके। तो हमें उसको कंजर्व भी करना है, उसका वेस्ट नहीं करना है। और उसका वाटर साइकिल जो भी है नेचुरल वाटर साइकिल वो वैसे का वैसा रहे, वो हमें करना है। कई जगह पे क्या करते हैं वो वहां पे पूरा एरिया खोद खोद के फिर क्या करेंगे, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट कर देंगे, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देंगे, तो वो सब डिस्टर्ब हो जाता है ना। वो एरिया जो भी हमारा साइट है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और जो भी पानी अवेलेबल है उसका जो नेचुरल फ्लो है वो वैसे का वैसा रहना चाहिए। Design site and buildings such that they closely eliminate the site's natural pre-development hydrological system. Following points should be kept in mind. Minimize the unnecessary and inefficient use of potable water। तो आपको potable water है उसका efficient use करना है और नेसेसरी यूज नहीं करना है। अननेसेसरी उसका यूज नहीं, जरूरी नहीं है तो उसका यूज नहीं करना है। डिजाइन द साइट दैट सर्व्स द नेचुरल स्टॉर्म वाटर रिटेंशन
मैंने बोला अभी आपको नेचुरल स्ट्रॉन्ग वाटर रिटेंशन, तो कैसे कर सकते हो, बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम और बाय कंस्ट्रक्टिंग द चेक डैम, ओके। एंड ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन एंड रिचार्ज वाटर सिस्टम। तो ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन कैसे होगा, फॉर एग्जांपल अपने स्ट्रॉन्ग वाटर हाई लेवल पे से लो लेवल पे जाएगा थ्रू ग्रेविटी, ओके। तो कई कई एरिया ऐसे है कि वो हिली एरिया है, तो वहां पे पानी नहीं टिकेगा, तो आप बीच में चेक डैम कंस्ट्रक्ट कर दो। तो चेक डैम कंस्ट्रक्ट करोगे तो क्या होगा, वहां पे वाटर है स्टेडी स्टेट कंडीशन में, या और ऐसा बोल सकते हो कि स्टेबल रहेगा, वहां पे पानी भर जाएगा। और भरेगा तो नीचे पानी इन्फिल्ट्रेट होगा तो जो भी एरिया है जहाँ पे वाटर लेवल डाउन है, ग्राउंड वाटर लेवल डाउन है, वो अप आएगा और पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी, ओके। वो एरिया में पानी अवेलेबल रहेगा। तो ये सब आप कर सकते हो। ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल फॉर पंप सेट्स यूज फॉर द ओवरहेड टैंक फिलिंग। तो ओवरहेड टैंक फिलिंग है तो वहां पे आप ऑटोमेटिक स्विच सिस्टम लगा सकते हो, जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल आपकी टंकी भर गई तो ऑटोमेटिक वो पंप सेट बंद हो जाए। तो ऐसा हम ऑटोमेटिक स्विच सिस्टम लगा सकते हैं जिससे पानी का वेस्ट ना हो। वाटर सेविंग सिस्टम सच एज लो कैपेसिटी सिंटर्स, शावर्स, waterless urinals, etc. should be installed. The sanitary fixtures are designed to minimize the water consumption. सैनिटरी फिक्चर्स आर डिजाइन टू मिनिमाइज द वाटर कंजप्शन। तो आपको सैनिटरी फिक्चर्स का ऐसे ऐसे सैनिटरी फिक्चर्स का यूज करना है जिससे वाटर कंजप्शन जो हो रहा है वो मिनिमम, वाटर मिनिमम हम यूज कर सके, ऐसा ऐसा सैनिटरी फिक्चर्स आप यूज करो। देन रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड। मैंने आगे बात किया था कि जो भी हमारे यहाँ रेनफॉल होता है तो वो वाटर हम कोई जगह पे स्टोर करें जिसका हम वापस वो वाटर का हम यूज कर पाए। दैट इज कॉल्ड रूफ टॉप रेन। रूफ के टॉप पे वो पानी पाइप जैसा लगाया होता है, दैट इज ओपन ऑन वन साइड, ओपन ऑन टॉप साइड एंड क्लोज ऑन द बॉटम साइड, और उसमें पानी जो भी रेन वाटर कलेक्ट होता है वो एक टैंक में ऐसा पाइप का सिस्टम बनाया होता है कि वो एक जगह पे टैंक रखा होता है, वो टैंक में वो पानी स्टोर होता है और ड्यूरिंग समर सीजन वो पानी आप यूज कर पाते हो, ओके। तो वेस्ट वाटर कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज फॉर वॉशिंग ऑफ फ्लोर्स। तो वेस्ट वाटर है उसको हम रिसाइकल करके उसका रीयूज कर सकते हैं फॉर वॉशिंग ऑफ फ्लोर्स, गार्डनिंग पर्पजेस एक्सेट्रा। वाटर मीटर शुड बी इंस्टॉल्ड, कंजर्व द वाटर मीटर भी हमें इंस्टॉल करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि वाटर मीटर लगाया उसका बिल भी आता है। एब्रॉड में तो ये सिस्टम है कि वहाँ पे वाटर मीटर लगाया हुआ है तो पानी का वहाँ पे कोई वेस्ट नहीं करेगा, ओके। वाटर का एफिशिएंट ही वहाँ पे यूज होता है। कंजर्व वाटर एंड प्रिजर्व साइट एंड ग्राउंड वाटर क्वालिटी बाय यूजिंग ओनली इंडिजिनियस then drug resistant and hardy trees, uh, shrubs and plants, okay। तो conserve water and preserve site and groundwater quality by using only इंडिजीनियस ट्रीज वगैरह, हमें प्लांट्स वगैरह यूज करना चाहिए जिससे जो भी वाटर है वो कंजर्व हो, ओके। मैक्सिमम यूज ना हो वाटर का, ओके। और वाटर क्वालिटी जो भी है वो भी हमारी वैसी की वैसी रहे। Material sufficiency, the choice of construction material is important in safeguarding the health of the occupants and to make the building safe and sturdy. The choice of construction material is important. आपको कौन सा मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज करना है वो भी इम्पोर्टेंट है इन सेफ गार्डिंग द हेल्थ ऑफ द ऑक्यूपेंट, ओके। हमें अपनी हेल्थ को ध्यान में रख के ये सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करना चाहिए एंड टू मेक द बिल्डिंग सेफ एंड स्ट्रॉन्ग। A sustainable building is designed and operated to use and reuse materials in the most productive and sustainable way across its entire life cycle, okay। For example, a sustainable building is designed
and operated to use and reuse the materials in the most productive and sustainable way across its entire life cycle. Green building materials should offer good energy conservation. Okay, so green building materials should offer the good energy conservation, low cost, then greater design flexibility, reduced maintenance cost, easily available recyclability of the material, durability. That means जो भी हम green building construction में जो भी मटेरियल यूज करते हैं इसकी ये क्वालिटीज सब है. तो फर्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, इजीली अवेलेबल रिसाइकेबिलिटी ऑफ द मटेरियल. दैट मीन्स इजीली आप रिसाइकल कर सकते हो. ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल होना चाहिए. इम्प्रूव्ड ऑक्यूपेंट्स हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा. Following points should be kept in mind. Utilize the recycled materials and recycled construction debris in the constructing various components of the building, thereby minimizing the solid waste management. तो हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल कौन सा यूज करना चाहिए, तो उसमें रिसाइकल्ड मटेरियल और रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन डैब्रीज वो सब यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से जो सॉलिड वेस्ट हो रहा है वो मिनिमम हो. Fly ash waste product from the thermal power plant is used in manufacturing of the fly ash bricks. ओके, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का ब्रिक आता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लाई एश ब्रिक. फ्लाई होलो ब्लॉक्स, फ्लाई एश कॉन्क्रीट, तो उसकी वजह से जो एयर पॉल्यूशन होता है वो नहीं होगा. Then green concrete can be prepared from the waste materials such as blast furnace slag, silica fume, then coconut husk, waste glass, marble dust, bamboo strips, rice husk etc. तो ग्रीन कंक्रीट इसमें से बना है, दैट इज वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल किसमें से, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, सिलिका फ्यूम है, कोकोनट हस्क है, वेस्ट ग्लास है, उसमें से ग्रीन कंक्रीट बना के उसका कंस्ट्रक्शन में यूज करना चाहिए, जिससे सॉलिड वेस्ट जो भी हो रहा है वो कम हो और जो भी सॉलिड वेस्ट है उसका यूज हो और उसकी वजह से सॉलिड वेस्ट कम हो. Explore the use of bio-based materials and finishes such as various types of agri board like fiber board, rubber, wood, block boards, etc. Designers can specify the materials that simplify and reduce the maintenance requirements, require less water, energy, toxic chemicals and cleaners to maintain and are cost effective and reduce the life cycle cost. Designers can specify the materials that simplify and reduce the maintenance requirement. तो डिजाइनर कैन स्पेसिफाई, डिजाइनर को क्या करना चाहिए, मटेरियल स्पेसिफाई करना चाहिए that simplifies and reduce the maintenance requirement and require less water, energy, toxic chemicals, cleaners to maintain and are cost effective and reduce the life cycle cost. Indoor environment quality. The indoor environmental quality of a building has significant impact on the occupant health. इंडोर जो भी घर के अंदर का एनवायरमेंट का क्वालिटी में कैसा रहना चाहिए उसके रिलेटेड है. That is the impact on the occupant health, comfort, productivity, etc. Among other attributes, a sustainable building maximizes. तो आपको जनरली क्या है, डे लाइटिंग का वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, डे लाइट का प्रॉपर यूज हो पाए. देन मॉइस्चर कंट्रोल, घर में क्या मॉइस्चर कम रहना चाहिए. तो इस तरह से आप बिल्डिंग का डिजाइन करो कि जिसकी वजह से ये सब जो भी मैक्सिमम आप नेचुरल लाइटिंग का यूज कर पाओ, वेंटिलेशन प्रॉपर हो ओके. मॉइस्चर, घर में मॉइस्चर कम होना चाहिए. तो ये सब हमें ध्यान रख के बिल्डिंग का डिजाइन करना चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए. ऑप्टिमाइजेस द acoustic परफॉर्मेंस एंड avoids the use of materials with high VOC emissions. That means जो भी मटेरियल्स जो भी हम यूज करते हैं उससे जो भी वेपर बनता है वो कम वेपर बने. ओके, उसका हमें ध्यान में, एटमॉस्फेरिक वेपर वेपर का कम प्रोडक्शन हो ऐसा मटेरियल्स हम यूज करें. ओके, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है वो मटेरियल पे गिरेगी तो उसमें से
कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिससे क्या होता है, वेपर क्रिएट होता है। ओके, तो वो सब कम हो, तो ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए। कई बार मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिससे हीट ज्यादा जनरेट होती है, तो वो सब कम हो, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू।